सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गन ही जिन्हों को हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जिन्हों इसके बाद पूछते हैं आखिर आप मेरे लिए इतना दूर क्यों जाना चाहते हैं। चेयरमैन कहते हैं मेरे ख्याल से आप कोरिया के टॉप 5 गिल्ड को जानते होंगे। कोरिया में यहाँ पर 5 मेजर गिल्ड्स थे। उनमें से सबसे पहला था हंटर्स, सेकंड पे था फेम, थर्ड पे था व्हाइट टाइगर, फोर्थ पे था फिएट और फिफ्थ में था नाइट्स। चेयरमैन कहते हैं अभी के लिए इन 5 गिल्ड में अच्छा बैलेंस बना हुआ है। अगर आप किसी भी गिल्ड में ज्वाइन करते हैं तो इन सभी के बीच में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। जैसे कि आप जानती है हंटर्स के ऊपर हमारे कोई भी कायदे कानून नहीं चलते और वहीं पर बात एसोसिएशन की आती है। जिन्हों यहाँ पर मनी मन सोचता है इस दुनिया में मैजिकल बीस्ट के साथ साथ बहुत सारे खतरनाक हंटर्स भी है। इसके बाद चेयरमैन जिन्हों के डिसीजन के बारे में पूछते हैं। जिन्हों यहाँ पर कुछ नहीं कहता, जिन्हों अपने मनी मन सोचने लगता है। वैसे देखा जाए तो ये उतना भी बुरा ऑफर नहीं है। मैं जानता हूँ मिस्टर गो की मदद से बहुत सारे हंटर्स ने कामयाबी हासिल की है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी उनका अच्छा कनेक्शन है और ऊपर से मुझसे वो कई गुना ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगा था कि मैंने अच्छा खासा लेवल अप किया, लेकिन शायद ये काफी नहीं था। दूसरी तरफ चेयरमैन अपने मनी मन सोचते हैं गिल्ड के साथ हंटर एसोसिएशन का कोई भी कनेक्शन नहीं है और सारे बड़े गिल्ड्स को कंट्रोल करने के लिए इस देश को हंटर एसोसिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा उम्र भी अभी बहुत ज्यादा हो चुका है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे कैसे भी करके अपना सक्सेसर ढूंढना ही होगा। लेकिन इसके बाद जिन्हों कहता है मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चेयरमैन अपने मनी मन कहते हैं तो आखिर में जाकर ये भी पैसे के सामने झुक गया। लेकिन तभी जिन्हों कहता है मैं लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चेयरमैन पूछते हैं क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मैजिकल बीस्ट के साथ लड़ना चाहते हो। जिन्हों कहता है आपने बिल्कुल सही समझा। जिन्हों अपने मनी मन कहता है एसोसिएशन भी रेट में चाहता है, लेकिन वो लोग ज्यादातर डी रैंक और ई रैंक के डंजन को क्लियर करते हैं। यानी कि अगर मैं हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करता हूँ तो मैं और लेवल अप नहीं कर पाऊंगा और मैं हंटर होने के नाते अपनी काबिलियत को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। इसके बाद जिन्हों कहता है मुझे माफ कर दीजिए, डंजन मेरे लिए घर समान है तो मैं हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये सुनकर चेयरमैन की आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। चेयरमैन जिन्हों की आंखों की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं जिन्हों बिल्कुल सीरियस है। अचानक से चेयरमैन के दिल धक धक करने लगता है। चेयरमैन अपने मन मन कहते हैं मुझे पता नहीं कि लास्ट टाइम मुझे कब ऐसा महसूस हुआ था। अगर मैं आज 20 साल का होता तो मैं संग जिन्हों के साथ मिलकर डंजन में जा पाता। इसके बाद जिन्हों वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले जिन्हों जिंचुल को कहता है मिस्टर जिंचुल आपकी नजर को सच में कोई धोखा नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उस डबल डंजन को क्लियर नहीं किया था। ये बात सुनकर जिंचुल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगते कि आखिरकार किसने डबल डंजन को क्लियर किया था। जिन्हों इसके बाद वहां से चला जाता है। जिन्हों के जाने के बाद चेयरमैन कहते हैं जिंचुल क्या तुम्हें पता है जब सबसे पहले हीलिंग हंटर्स आए थे मुझे लगा था कि मैं अपने बुढ़ापे से बच सकता, लेकिन बाद में जाकर मुझे पता चला कि हीलिंग मैजिक मुझे जवान नहीं बना सकता। बड़े गिल्ड से ऐसे ही नए नए हंटर्स को रिक्रूट करते जाएंगे। हमारे देश का मिलिट्री ऑलरेडी उनसे कमजोर है और अगर हमने थोड़ा सा भी लापरवाही बरती तो वो लोग सभी पागल कुत्ते की तरह हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। मुझे लगा था कि मेरे पास वो ताकत है जिसकी मदद से मैं सारे गिल्ड्स को अपने अंदर रख सकूं, लेकिन शायद मैं गलत था। जिंचुल मेरे स्केड्यूल को खाली करो और क्यों ना हम दोनों एक ड्रिंक ले जाए। जिंचुल कहता है लेकिन सर आपका आज मीटिंग है। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन कुछ नहीं सुनते। वो कहते हैं कि अभी उनका मीटिंग करने का कोई भी मूड नहीं है। इसके बाद हमें वाइंग दोंगसू के एक सपने पे ले जाया जाता है जहाँ पर जिन्हों के फादर वाइंग दोंगसू का बहुत ही बढ़िया तरीके से धुलाई कर रहे थे। इसके बाद वाइंग दोंगसू जैसे अपने सपने से जागता है वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में ही है। हमें यहाँ पर वाइंग दोंगसू का हालत देखने मिलता है जो बहुत ही बदतर था। इसके बाद वहाँ पर कोरिया के हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर आते हैं। वाइंग दोंगसू पूछता है आपको अभी मुझसे क्या काम है। डायरेक्टर यहाँ पर सीधा पूछते हैं मैं बस एक ही चीज जानना चाहता हूँ क्या संग इलवान सच में एक मैजिकल बीस्ट था। वाइंग दोंगसू यहाँ पर कहता है तो आप मुझसे ये कहना चाहते कि मैंने एक इंसान के ऊपर हमला किया। डायरेक्टर इसके बाद वाइंग दोंगसू को एक फुटेज दिखाते हैं जहाँ पर जिन्हों के फादर आग से कुछ लोगों की मदद कर रहे थे। डायरेक्टर कहते हैं अगर वो मैजिकल बीस्ट होता तो इंसानों का मदद क्यों करता। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये एक मैजिकल बीस्ट है। वाइंग दोंगसू यहाँ पर पलटा क्वेश्चन करता है। वाइंग दोंगसू कहता है तो आप मुझे एक चीज बताइए क्या कभी किसी इंसान ने किसी इंसान को डंजन से बाहर निकलते हुए देखा है। यह सुनकर डायरेक्टर चुप हो जाते हैं। डायरेक्टर इसके बाद जाने से पहले कहते हैं जो भी हो तुम्हारी तबीयत ठीक होने के बाद एक बार ब्यूरो पे आना, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। वाइंग दोंगसू यहाँ पर पूछता है वैसे संग इलवान कहाँ पर है। डायरेक्टर कहते कि उस फाइट के बाद ही वो वहां से गायब हो गया था। ब्यूरो के लोग उसे ढूंढने की तो कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी तक वो हाथ में नहीं लगा है। वाइंग दोंगसू इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे एक बार फिर से जिन्हों के फादर के कहे हुए बात याद आता है। जिन्हों के फादर ने यहाँ पर साफ साफ उसे वार्निंग दिया था
कि वो कभी भी अगर कोरे में आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, यहाँ तक कि मौत के बाद भी उसे शांति नहीं मिलेगा। वांग दोस्तों अपने मन ही मन कहता है, आखिरकार उसने मुझे धमकाने का हिम्मत कैसे हुआ। मैं ऑलरेडी जानता कि वो कहाँ पर गया है। मुझे सबसे पहले गिल से कांटेक्ट करना होगा और कुछ मैजिकल आइटम की मदद से मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। बस मेरे एक बार चोटी ठीक हो जाए, मैं तुझे मारने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद हमें जिन्हो के पास ले जाया जाता है। जिन्हो ऑनलाइन मार्केट में अपने लिए कुछ अच्छा सा इक्विपमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रेड्स के दौरान जो आइटम्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो ज्यादातर ऑक्शन या फिर किसी हंटर को बेचा जाता है। कोरिया में बहुत सारे हंटर्स हैं, इसी वजह से इन आइटम्स का ऑक्शन किया जाता है। एक अच्छा आइटम एक हंटर का जान भी बचा सकता है। डी रैंक और ई रैंक के हंटर की कमाई कम होने की वजह से वो लोग अच्छे इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते और इसी वजह से वो लोग स्ट्राइक स्क्वाड या फिर रेगुलर रेड्स में जाते हैं। हर एक मैजिकल इक्विपमेंट का कुछ न कुछ एबिलिटीज होता है, यहाँ तक कि एक डी रैंक के इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होता है। और हाई रैंकिंग के हंटर्स जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसकी कीमत कभी कभी मिलियंस या फिर कभी कभी बिलियंस में भी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने पैसों से इक्विपमेंट खरीदना पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से उन लोगों को फंड्स के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। जिन्हों यहाँ पर कहता है, मैंने सोचा था कि मेरे पास बहुत पैसे होंगे लेकिन शायद अभी भी ये कम है। जिन्हों यहाँ पर डेमन कैसल जाने का प्लान कर रहा था क्योंकि जिन्हों और भी ज्यादा हायर लेवल्स पे अभी जाने वाला था, तो जिन्हों का सामना हायर लेवल मॉन्स्टर के साथ भी होने वाला था। और इसके साथ साथ डेमन कैसल के अंदर आग के लपटे फैले हुए होते हैं। जिन्हों को एक ऐसा आइटम चाहिए था जिसकी मदद से वो आग से बच सके। जिन्हों एक बार फिर से अपना स्टोर खोलता है लेकिन वहाँ पर जिन्हों के काम का कुछ भी नहीं था। जिन्हों के पास अभी इकलौता काम का चीज था वो मैजिकल ऑर्ब, जिसकी मदद से किसी का भी मैजिकल पावर को 2 गुना बढ़ाया जा सकता था। जिन्हों इसे ऑक्शन पे बेचने का डिसाइड करता है लेकिन जिन्हों मन ही मन कहता है, मुझे पता है कि मैं इसे बहुत ही अच्छी कीमत में बेच सकता हूँ क्योंकि ये चीज इलीगल नहीं है, तो मुझे इसे ब्लैक मार्केट पे बेचने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर ए रैंक के हंटर होकर इस आइटम को बेचने जाऊँ तो शायद लोगों को इसके ऊपर डाउट हो सकता है। मेरा नया लाइसेंस आने में अभी भी बहुत वक्त है। अगर मेरे पास ए रैंक के डंजन में जाने का रिकॉर्ड होता तो मैं इसे बिना कोई परेशानी के बेच सकता था। और वैसे भी कोई ए रैंक के हंटर को हाई रैंकिंग के डंजन में नहीं लेगा। लेकिन तभी अचानक से जिन्हों को एक ऑनलाइन क्विज देखने मिलता है जहां पर एक हाई रैंकिंग के डंजन में लो रैंक के हंटर को रिक्रूट किया जा रहा था। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन पे चेयरमैन गो गन ही के पास ले जाया जाता है। वो जिंजुल से जिन्हों का 4 साल पहले का रिकॉर्ड मंगवाते हैं। जिंजुल चेयरमैन को कहते हैं कि इन 4 सालों में जिन्हों को सबसे कमजोर हंटर माना जाता था। चेयरमैन यहाँ पर पूछते हैं, कहीं वो फॉल्स रैंक तो नहीं था ना? लेकिन यहाँ पर जिंजुल साफ साफ मना कर देता है। जिंजुल कहते कि जिनके साथ वो रेड्स पे गया था उनके मुताबिक वो कोई फॉल्स रैंकर नहीं था। तो चेयरमैन यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि री एवेकनिंग हाल ही फिलहाल में हुआ होगा। लेकिन जिंजुल कहता है अगर ये सच होता तो वो अपने साथियों को डबल डंजन में मरने नहीं देता। इसके बाद चेयरमैन जिन्हो के रिकॉर्ड्स भी देखते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिन्हो को लगातार चोट लगते रहता था। इसके बावजूद भी वो अपना हंटर का कैरियर कंटिन्यू करते जाता है। इसके बाद जिन्हो के फैमिली का कंडीशन बताते हैं। इन सब बातों को सुनकर चेयरमैन कहता है ऐसे लोग आजकल की दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। तभी अचानक से जिंजुल कहते हैं कि जिन्हो बहुत ही जल्दी एक रेड पे जाने वाले और वो भी हंटर्स गिल्ड के साथ। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चेयरमैन अपने मन ही मन कहते हैं लगता है आखिर में जाकर वो भी सिर्फ बातें ही बनाना चाहता है। लेकिन तभी जिंजुल कहते हैं कि वो हंटर्स गिल्ड का माइनिंग टीम का हिस्सा है। ये सुनकर चेयरमैन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें हंटर्स गिल्ड के ए रैंक के डंजन में ले जाया जाता है जहाँ पर जिन्हो एक माइनर के तौर पे काम करने वाला था। सबसे पहले वो लोग जिन्हो का डिटेल्स चेक करते हैं जहाँ से उन लोगों को जिन्हो का रैंक और क्लास पता चलता है। सारी डिटेल्स देखने के बाद माइनिंग ग्रुप का लीडर जिन्हो को सारा काम समझा देते हैं। एक हाई रैंकिंग गेट में रेड करने के लिए 3 टीम्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्राइक स्क्वाड जो मैजिकल बीस्ट के साथ लड़ाई करते हैं। दूसरा होता है माइनिंग ग्रुप जो डंजन के अंदर से क्रिस्टल्स को बाहर निकालते हैं। और तीसरा है हॉलिंग ग्रुप जो मरे हुए मैजिकल बीस्ट के बॉडी को डंजन से बाहर निकालते हैं। डंजन के अंदर से मैजिकल बीस्ट और बॉस का काम खत्म होने के बाद ही माइनिंग टीम और हॉलिंग टीम एंटर करते हैं। क्योंकि डंजन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा नहीं है तो वो लोग डंजन के अंदर मशीनें नहीं ले जा सकते। इसी वजह से उन लोगों को पुराने तौर तरीके आजमा के कुदाल लेकर जाना पड़ता है। लेकिन जिन्हों नोटिस करते हैं कि इस कुदाल का भी कुछ मैजिकल एनहेंसमेंट है। जिन्हों यहाँ पर पहली बार अपने आंखों के सामने एक ए रैंक के डंजन को गेट को देख पा रहा था और ए रैंक के गेट को देखने के लिए जिन्हों यहाँ पर आया था। इसके बाद हमें डंजन के अंदर के स्ट्राइक स्क्वाड के पास ले जाया जाता है और इस स्ट्राइक स्क्वाड को खुद चोई जोंग यानी कि हंटर्स गिल्ड का लीडर लीड कर रहा था। वो लोग अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन आसपास उन लोगों को कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता।
चोइजोंग यहाँ पर कहता है, मैंने जितना सोचा था हमें उससे ज्यादा वक्त लग रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बाकी टीम्स का रूटीन खराब कर देंगे। तभी अचानक से उनके सामने बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। चोइजोंग चुटकी बचा के आग का चिंगारी जलाता है और इसके बाद उस चिंगारी को उन जायंट मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और देखते देखते वो आग का चिंगारी बहुत बड़े फायर स्पेल में बदल जाता है जो जायंट मॉन्स्टर्स को जला के रख देता है। पूरा डंजन यहाँ पर आग के लपटों में घिरा हुआ था। डंजन के आसपास के आग के लपटों से बचने के लिए चोइजोंग अपने टैंकर्स को तैयार होने के लिए कहता है। चोइजोंग का ऑर्डर सुनते ही सारे टैंकर्स अपना शील्ड लेकर तैयार हो जाते। सारे दूसरे हंटर्स चोइजोंग के एबिलिटीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। चोइजोंग यहाँ पर कहता है, मैंने थोड़ा आसानी बरती है ताकि हम लोग मॉन्स्टर के बॉडीज को फिर भी यूज कर सके, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक उनका काम तमाम हो चुका होगा। देखते देखते यहाँ पर डंजन के आग बुझ जाते हैं। इसके बाद चोइजोंग कहता है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ और हाँ आसपास के गन से थोड़ा संभाल के रहना, वैसे भी तुम्हारा नाक थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है। इसके बाद हमें डंजन के बाहर ले जाया जाता है। माइनिंग टीम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही थी क्योंकि अभी तक स्ट्राइक स्क्वाड बाहर नहीं निकला था। हंटर एसोसिएशन वाले माइनिंग टीम को यहाँ पर दिलासा देने लगते हैं और थोड़ी देर और उनको इंतजार करने के लिए कहने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद ही स्ट्राइक स्क्वाड बाहर आने लगता है। जिन्हों पीछे से यहाँ पर चुप चुप के उन सब के ऊपर नजर दे रहा था। उन सबको देखकर जिन्हों मनी मन कहता है, तो ये है कोरिया का सबसे ताकतवर स्ट्राइक स्क्वाड और ये है हंटर्स गिल्ड का लीडर और मेरे ख्याल से वो हंटर्स गिल्ड की वाइस कैप्टन होगी। इसके बाद ही हमें वहाँ पर चाहिन देखने मिलती है जो सभी के साथ डंजन से बाहर निकल रही थी। जिन्हों यहाँ पर चाहिन के ऑरा को नोटिस करके कहता है, मैं सोचता हूँ कि चाहिन की तरह ऐसा हो रहा और कितने औरत के पास हो सकता है। वो शायद चोइजोंग की तरह ही ताकतवर हो सकती है या फिर उससे भी ज्यादा। मेरे ख्याल से वो चेयरमैन गो के लेवल की भी हो सकती है। चाहिन जब गेट से बाहर निकल ही रहे थे तभी चाहिन को एक प्रेजेंस नोटिस होता है। चाहिन यहाँ पर अपनी साइड की तरफ मुड़ती है लेकिन वहाँ पर चाहिन को ऐसा कोई नहीं देखने मिलता। चाहिन को एक समय लगता है कि वहाँ पर शायद मिस्टर गो खड़े हुए होंगे लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद अचानक से चाहिन रुमाल से अपने नाक बंद कर लेती है। इसके बाद सभी माइनिंग ग्रुप्स के लोग डंजन के अंदर एंटर करते हैं। एक गेट का रैंक मेजर किया जाता है उसके अंदर से आने वाले मैना वेव्स से, ना कि उसके अंदर रहने वाले मैजिकल बीस्ट से। लेकिन अगर बहुत सारे लो रैंकिंग के मॉन्स्टर गेट के सामने आ जाते हैं तो मैना वेव्स का अमाउंट बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी एक ए रैंक के डंजन का मैना वेव्स उससे कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। एक बी रैंक के डंजन में कमजोर मॉन्स्टर हो सकता है लेकिन एक ए रैंक के डंजन में सारे मॉन्स्टर्स ताकतवर होते हैं। जिन्हों जैसे डंजन के अंदर जाता है वो तुरंत डंजन बॉस का मैना वेव सेंस कर लेता है। लेकिन जिन्हों को माइनिंग टीम के अंदर रिक्रूट करने की वजह से माइनिंग टीम के लोगों के बीच में यहाँ पर हलचल मच जाता है। कोई यहाँ पर एक ई रैंक के हंटर को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इन सब हलचल को सुनकर जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, लगता है तुम कहीं पर भी जाओ एक ई रैंक के हंटर को कहीं पर भी इज्जत नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक माइनिंग टीम का बंदा आकर जिन्हों को जानबूझ के धक्का देता है। वो बंदा जिन्हों को अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है लेकिन जैसे उन दोनों की आंखें मिलते हैं वो बंदा जिन्हों से काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। हॉलिंग टीम ने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया था और वो लोग मॉन्स्टर्स के बॉडीज को बाहर लेकर जा रहे थे और सब कुछ क्लियर होने के बाद माइनिंग टीम का काम शुरू हो जाता है। मॉन्स्टर्स के बॉडीज, हड्डियां, लेदर, मीट सब कुछ यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा सा जायंट देखने मिलता है जिसे बांधकर बाहर ले जाने का तैयारी किया जा रहा था। माइनिंग टीम का लीडर और जिन्हों वो दोनों एक साथ खड़े होकर हॉलिंग टीम का काम देख रहे थे। टीम लीडर यहाँ पर कहते हैं, पहली बार ये रैंक के डंजन में आकर शायद तुम्हें कुछ हैरानी हो रही होगी। जिन्हों कहता है, हाँ मैंने जितना सोचा था मॉन्स्टर्स उससे कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। वैसे स्ट्राइक स्क्वाड ने सारे बीस्ट को मार दिया लेकिन बॉस अभी तक जिंदा है। टीम लीडर कहते हैं, हाँ अभी तक बॉस जिंदा है क्योंकि बॉस के मारने के बाद कोई भी डंजन बंद हो जाता है तो हमें बॉस को मारने से पहले सारे मटेरियल्स बाहर निकालना पड़ते हैं। जिन्हों पूछता है, लेकिन अगर बॉस ने आकर बीच में हमला कर दिया तो क्या होगा? टीम लीडर कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो शायद सारे लोग मारे जाएंगे। जिन्हों टीम लीडर को कहता है, क्या आपको इससे डर नहीं लगता? टीम लीडर कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं हंटर्स गिल्ड के लिए पिछले 3 सालों से काम करते आ रहा हूँ और ऐसे चीजें आज तक नहीं हुए। लेकिन जिन्हों अभी भी बॉस का प्रेजेंस अभी भी फील कर पा रहा था। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, वो शायद वल्कन और मिटस से काफी गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे मैं काफी हैरान हूँ कि चोइजोंग और चाहिन ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। उसी के साथ साथ हर एक टीम मेंबर्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और शायद यही उनके एक्सपीरियंस को दर्शाता है। इसके बाद जिन्हों कोदाल लेकर मैना क्रिस्टल्स का खुदाई करने लगता है। लेकिन सभी जिन्हों का स्पीड देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी लोग सोचने लगते हैं, क्या ये असल में एक ई रैंक का हंटर है? लेकिन दूसरी तरफ टीम लीडर कहते हैं कि उन्होंने अच्छी तरीके से लाइसेंस को चेक किया है
इसके बाद टीम लीडर एक ही चीज कहते हैं, अभी सिर्फ हम लोग एक ही चीज कह सकते हैं, उसका जन्म माइनर बनने के लिए हुआ है। देखते देखते यहाँ पर लंच टाइम आ जाता है। टीम लीडर जिन्हो को बुलाने के लिए आते हैं, लेकिन जिन्हो कहते हैं कि वो यहाँ से आने से पहले खा कर आया है, तो वो डंजन के अंदर ही अपना वक्त बिताएगा। सभी लोग यहाँ पर लंच के लिए जैसे ही जाते हैं, जिन्हो यहाँ पर कुदाल को साइड में रखता है। जिन्हो अपने मन मन कहता है, मैं इस मौके को बेशक गंवाना नहीं चाहता, मेरे पास लगभग 1 घंटे का टाइम है, मैं सिर्फ एक झलक बॉस को देखना चाहता हूँ। जिन्हो यहाँ पर तेजी से बॉस रूम की तरफ बढ़ने लगता है, और जिन्हो जैसे ही बॉस रूम के क्लोज पे जाता है, जिन्हो वहाँ पर एक जायंट जैसा मॉन्स्टर देखता है। जिन्हो अभी भी बॉस मॉन्स्टर का प्रेजेंस फील कर पा रहा था। जिन्हो अपने डैगर को समन करता है और अपने मन मन कहता है, मैं चाहूँ तो इसे मार सकता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मुझे इस बॉस को मारने का कोई भी इजाजत नहीं है। अगर मैं बॉस को मारने चाहूँ तो ये डंजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और गिल को भी पैसे की नुकसानी होगी। लेकिन जिन्हो जब ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी अचानक से जिन्हो को पीछे से कोई बुलाने लगता है। जिन्हो यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की का आवाज सुनाई देता है। वो लड़की कहती है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन्हो यहाँ पर कुछ नहीं कहता। एक बार फिर से वो लड़की कहती है, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा, मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन्हो तुरंत अपने डैगर को छिपा लेता है। इसके बाद जिन्हो कहता है, मैं बस यहाँ पर घूमते घूमते खो गया था। इसके बाद हमें देखने मिलता है कि वो लड़की चाहीन थी। चाहीन कहती है, क्या तुम माइनिंग टीम का हिस्सा हो? इस जगह से अभी के अभी चले जाओ, सामने बॉस रूम है, वो कभी भी आकर हमला कर सकते हैं। जिन्हो अपने मन मन कहता है, मैं जानता था कि चाहीन बहुत ही ताकतवर है, लेकिन ऐसे बिना कोई सुराग के मेरे पीछे आ जाना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी अचानक से चाहीन नोटिस करती कि जिन्हो के हाथ में जो डैगर था वो अचानक से गायब हो चुका है। ये देखकर चाहीन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एक बार फिर से चाहीन जिन्हो को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिन्हो से माफी मांगकर जैसे जाने लगता है, तभी अचानक से चाहीन जिन्हो को रोक लेती है। अचानक से चाहीन जिन्हो को सूंघने लगती है। वो अपने मन ही मन कहती है, उसका स्मेल बिल्कुल भी गंदा नहीं है। जिन्हो इसके बाद पूछता है, क्या कोई दिक्कत है? इसके बाद चाहीन पूछती है, क्या तुम सच में एक हंटर हो? चाहीन इसके बाद जिन्हो की आईडी कार्ड देखती है, जहाँ पर वो जिन्हो का नाम और रैंक देखती है। इसके बाद चाहीन कहती है, मुझे माफ कर देना, तुम अभी जा सकते हो। इसके बाद जिन्हो वहां से जाने लगता है, लेकिन चाहीन जिन्हो के बारे में सोच रही थी। चाहीन अपने मन ही मन कहती है, भले वो लो रैंक का है, लेकिन उससे मुझे बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि वो काफी अच्छा स्मेल कर रहा था। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 7। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो अच्छे तो वीडियो को ऑब्वियसली लाइक कर दो, एंड चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बस मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।